प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस एक्ट को डाइल्यूट करने की बात आई, तो प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर SC/ST के युवाओं ने संवैधानिक तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में पुलिस की गोली से और दरिंदों की गोली से, जातिवादी गुंडों की गोली से टोटल हमारे 14 बच्चों की जान गई। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 14 बहुजन समाज के SC/ST के वो शहीद हैं जिन्होंने SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये आंदोलन बेहद शांतिपूर्वक तरीके से किया गया था पूरे देश में। इस आंदोलन के तुरंत बाद सरकार दबाव में आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा के इस एक्ट को बचाने का काम किया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन 14 शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। कब एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वाइवा में फेल किया जाता है, इंटरनल एग्जाम्स में कम नंबर दिए जाते हैं, उनको इतना प्रताड़ना की जाती है कि कई बार वो सुसाइड के लिए मजबूर होते हैं। आखिर कब तक रोहित वेमुला, पायल तड़वी या इस तरह के लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। दूसरी तरफ इतने जुल्म सितम के बाद और जहां हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विशेष तौर पर हमारे काबिल बच्चों को NFS करके नौकरी में आने से रोका जाता है, जबकि वो PhD किए हुए हैं, JRF और नेट दोनों किए हुए हैं। उसके बाद भी अभी आपने हरियाणा का रिजल्ट देखा होगा, इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे 120 पोस्ट थी और अनुसूचित जाति के अंदर 2 भाग में 60 एक ग्रुप में और 60 दूसरे SC के ग्रुप में। एक ग्रुप में से 1 बच्चे को लिया, दूसरे ग्रुप में से केवल 2 बच्चों को लिया, यानी 120 वैकेंसी के अगेंस्ट केवल 3 बच्चों को लिया और 117 को नोट फाउंड सुटेबल करके निकाल दिया। या इतने उस पर कट ऑफ मार्क्स इस तरह का रख दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स, ताकि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो एक तरफ तो NFS करके या दूसरे माध्यमों से प्रताड़ना की जाती है, रोका जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई मेहनत मशक्कत करके अपने जीवन में संघर्ष करके किसी तरीके से PCS अफसर बनता है या IAS ऑफिसर बनता है, तो उसके साथ भी इतनी प्रताड़ना होती है कि कई बार वो अधिकारी अपनी नौकरी से रिजाइन करने को मजबूर हो जाता है। आज जिस मुद्दे पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं, उसमें एक हमारे 2021 बैच के IAS ऑफिसर हैं, दलित समाज से, उत्तर प्रदेश कैडर से, रिंकू सिंह राही जी। उनके पिता का भी बड़ा दर्दनाक इंटरव्यू आया है। और रिंकू सिंह राही जी का इतिहास देखिए, पहले वो PCS अफसर बने उत्तर प्रदेश में और PCS अफसर रहते हुए उन्होंने एक ऐसे बड़े घोटाले को उजागर किया जिसमें जो SC का फंड था उसको बड़े पैमाने पे करोड़ों के मात्रा में चोरी किया गया। और जो जब उन्होंने उसको खुलासा किया, उस चोरी को रोकने की कोशिश की, तो सुबह के समय उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके शरीर में 7-7 गोलियां लगी। 1 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उनका एक जबड़ा चला गया, एक आंख चली गई। ये तो आप दूसरा फोटो देख रहे हैं। उनका एक आंख, एक जबड़ा उस हमले में चला गया। 7-7 गोली खाकर भी उस आदमी का जीवन देखिए कि वो जिंदा रहा, वापस आया। देश की सेवा का जज्बा, इतना गजब का जज्बा इस IAS ऑफिसर रिंकू सिंह में था कि 2021 में उन्होंने
आईएएस को क्वालिफाई किया, आईएएस बने उत्तर प्रदेश कैडर से। वो जहां जहां गए वहीं बेहद ईमानदारी से देश हित में जनसेवा का कार्य उन्होंने किया, लेकिन उनकी ईमानदारी हमेशा उनके आड़े आती रही। उनको कभी कहीं ट्रांसफर, कभी कहीं ट्रांसफर। आप देखिए पिछले लगभग 8 महीने से उनको कोई काम नहीं दिया गया। उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उन्होंने कहा कि जब कोई काम नहीं करूंगा तो मैं तनख्वाह क्यों लूं। उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई काम दो, मैं इस नौकरी में जनसेवा के लिए आया हूं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें बनी नहीं है लेकिन पेमेंट हो जाती है, किस हद तक भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को उजागर करने का, विसिल ब्लोवर होने का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले तो उनकी जान पे हमला, वो जान बची 2009 में बड़ी मुश्किल से, और अब आईएएस में आने के बाद भी जब वो लगातार जनहित के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनको कोई भी प्रमुख पोस्टिंग ना मिले। ऐसा ही एक वाकया जब वो आईएएस बन के एसडीएम बन के गए सीतापुर, तो वहां की घटना है। वहां उन्होंने कचहरी के अंदर, तहसील के अंदर किसी एक वकील के मुंशी को दीवार के साथ टॉयलेट करते हुए पकड़ लिया और उसको उन्होंने उठक बैठक लगवा दी कि भाई ये तुमने गलत काम किया है। सारे वकील इकट्ठे होकर आ गए उनके पास। उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया था वहां, और उनको कहा जी ये मजबूरी में वहां उसने टॉयलेट किया है, चूंकि यहाँ टॉयलेट बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं। तो उसने कहा भाई चूंकि अब मैंने आज चार्ज लिया है और ये मैं मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपके सामने उठक बैठक लगा के स्वीकार करता हूं कि ये प्रशासन की गलती है, और चूंकि मैं खुद ही एसडीएम यहाँ आज मैंने ज्वाइन किया तो मैं इसे अपनी गलती मान लेता हूं। इतने ईमानदार अधिकारी कहीं मिलेंगे? और उस अधिकारी को 8 महीने से कोई काम नहीं दिया गया। उन्होंने तनख्वाह लेने से मना कर दिया और उसके बाद रेवेन्यू परिषद में उनको लगा दिया ताकि वो साइड में पड़े रहें। उन्होंने अभी 2 दिन पहले टेक्निकल रिजाइन कर दिया, राष्ट्रपति जी को अपना रिजाइन भेजा। और टेक्निकल रिजाइन में और रिजाइन में अंतर होता है। रिजाइन एक बार दे दिया तो आपकी नौकरी खत्म। टेक्निकल रिजाइन दिया कि मैं पहले पीसीएस था, अगर मुझे यहां काम नहीं दे रहे तो मैं यहां क्या करूंगा, आप मुझे वापस मेरे पुराने पीसीएस वाली नौकरी में भेज दीजिए या मुझे काम दीजिए। उनका जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो मैं उसके कुछ चंद हिस्से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनसे पूछा गया क्या पोस्टिंग के लिए आपको प्रताड़ित किया गया? तो उन्होंने कहा मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं, घूमने फिरने का समय मिल रहा है। मैं नौकरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए करने आया हूं। यह नैतिक मामला है, मेरे आदर्श और सिद्धांत आड़े आ रहे हैं। फिर उनसे एक सवाल किया गया, कभी आपने पोस्टिंग के लिए मुख्य सचिव से संपर्क किया? तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा जिन्हें पोस्टिंग की चाहत होती है वे अधिकारियों से मिलते हैं, मुझे पोस्टिंग की चाहत नहीं है, कोई भी काम दें, मुझे सिर्फ काम करना है। यह उनकी ड्यूटी है कि मेरी पोस्टिंग करनी कहाँ करनी है, मैं उन्हें क्यों बताने जाऊं? भाई मैं अधिकारी हूं, सेलेक्ट होकर आया हूं, तो मुझे कोई काम दो। उसने चाहत नहीं रखी कि मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग दो। उसकी ईमानदारी देखिए, वो काम करना चाह रहा, लेकिन उसको 8 महीने से बिठा के रखा। उनसे एक सवाल किया गया, आपने लिखा कि भ्रष्टाचार का समानांतर तंत्र चल रहा है, इसका आधार? तो वो जवाब देते हैं बिल्कुल सही कहा है। आप देखते होंगे कि कई जगह सड़क नहीं होती लेकिन कागजों में सड़क बन चुकी होती है, पेमेंट हो चुकी होती है। यह भ्रष्टाचार का तंत्र है जिसे राजनीतिक लोग भी परेशान हैं। दूसरा उनसे सवाल किया गया, इस भ्रष्टाचार के तंत्र का कौन चला रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, ब्यूरोक्रेसी ही इस भ्रष्टाचार का तंत्र चला रहा है, बिना पैसा दिए यह तंत्र चलता ही नहीं है। जब कागजों में ही काम हो रहा है तो इसका क्या मतलब? और 8 महीने से लगातार उनको कोई काम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।